Hello students, my name is Advocate Ayush Mishra and welcome to Level Up CUET. So today we are discussing the topic Basic Structure Doctrine. हमने प्रियम्बल के टाइम ये थोड़ा पढ़ा था और आर्टिकल 13 वाले लेक्चर में भी हमने ये थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, पर हम आज देखते हैं इन डिटेल की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इवॉल्व करने के लिए, है ना। और फिर कैसे कैसे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है किन केसेस के थ्रू, क्या कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बिल्डअप होकर के फाइनली ये डॉक्ट्रिन हमारे सामने प्रेजेंट है ना। तो हम जब आर्टिकल 13 की बात कर रहे थे तो हमने देखा आर्टिकल 13(1) जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में डील करता है, और नेक्स्ट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 हमने देखा वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉज के बारे में डील करता है। हमने ये देखा कि भाई आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी लॉज अगर बनाए जाते हैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950 के ऑनवर्ड्स, अगर कोई भी लॉज बनाए जाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट रहते हैं, तो आर्टिकल बाय द वे ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कोर्ट हैज द पावर टू जुडिशियली रिव्यू इट एंड इफ फाउंड वॉलेटिव देन इट वुड बी स्ट्रक डाउन। करेक्ट। सो यहाँ पे हमें बात आती है कि भाई अमेंड उस प्रोविजन को हम कर सकते हैं कि नहीं, है ना। उस प्रोविजन को अगर हम स्ट्रक डाउन करेंगे या अमेंड करेंगे या फिर कैसा क्या हो सकती है चीज़ें, तो हम ये देखा गया कि हम ऐसा कोई भी प्रोविजन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली क्या इवॉल्व हुआ था कि हम ऐसे कोई भी प्रोविजन को अमेंड नहीं कर सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर हो कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, या फिर ऐसे कोई भी प्रोविजन को हम नहीं बना सकते हैं जो कि फंडामेंटल राइट से वायलेटेड हो। तो बेसिकली पहले हमें ये देखना है कि भाई अमेंड हम अगर कर रहे हैं तो व्हाट इज अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है, किसके पास पावर होती है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम ये देख लेते हैं कि भाई अमेंडमेंट की क्या पावर एंड प्रोसीजर होती है। तो अब आप अगर देखिए कि अमेंडमेंट हम की बात करें तो जनरली जो अमेंडमेंट की पावर है वो किसको दी गई है, वो लेजिस्लेचर को दी गई है ना। अमेंडमेंट की पावर जो है वो लेजिस्लेचर को दी गई है। क्लियर है। अब देखिए अमेंडमेंट की पावर, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो लेजिस्लेचर हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और टू मेक द लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या जुडिशरी के पास भी अमेंडमेंट की पावर है, क्या जुडिशरी के पास भी अमेंडमेंट की पावर है। अमेंडमेंट अब शॉर्ट में देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो होता है भाई आपका इनफॉर्मल अमेंडमेंट, एक होता है आपका इनफॉर्मल अमेंडमेंट, एक होता है फॉर्मल अमेंडमेंट। इनफॉर्मल अमेंडमेंट क्या होता है, जो कि बाय वे ऑफ जुडिशरी, बाय वे ऑफ जुडिशरी जो होती है उसको हम इनफॉर्मल अमेंडमेंट कहते हैं, और फॉर्मल अमेंडमेंट मतलब कि बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, अब बाय वे ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी कभी कभी हमने देखा है कि भाई जो प्रेसिडेंट या फिर जो कि डिसीजन प्रेसिडेंट जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दिया देते हैं, वो बाय वे ऑफ लॉ को हम उसको मानते हैं, है ना, कि भाई वो जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मली बाद में जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उस पर वो बाइंडिंग होगा। या फिर अगर हम किसी टॉपिक पे रिक्वायर्ड लॉ नहीं है तो जुडिशरी इज द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को इंटरप्रेट करके और उस पर लॉ बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मल लॉज नहीं होते हैं, कोई रिटन लॉज नहीं होते हैं, इट्स जस्ट एन ओरल लॉज और द लॉज विच आर मेड थ्रू द जजमेंट्स, है ना। डिफरेंट डिफरेंट केस में जजमेंट्स आता है, उसी के बेसिस पे हम एक प्रेसिडेंट, एक बाइंडिंग लॉज तैयार करते हैं जो कि जुडिशरी के थ्रू किया जाता है। फॉर्मल लेजिस्लेशन में क्या होता है कि भाई फॉर्मली लेजिस्लेचर है उसको जो पावर मिली हुई है लॉज को बनाने के लिए, उन लॉज, उन पावर को यूज करके जब पार्लियामेंट कोई लॉज बनाता है या किसी एग्जिस्टिंग लॉज में चेंज करता है उसी को हम अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है वो बाय वे ऑफ आर्टिकल 368 के होता है। आर्टिकल 368 आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये बताया जाता है कि भाई आर्टिकल 368 में क्लॉज 1 ये कहता है कि भाई कितने तरीके से अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर ये भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड इट इज पार्टली रिजिड। तो पार्टली फ्लेक्सिबल और रिजिड का मतलब ये है कि जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो उस टाइम पे कुछ प्रोविजंस का अमेंडमेंट ऐसे हो सकता है जो कि फ्लेक्सिबल है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, बहुत ईजी है अमेंडमेंट। कुछ पार्ट्स का अमेंडमेंट हम डायरेक्टली कर सकते हैं, पर कुछ पार्ट्स का, कुछ प्रोविजंस का अमेंडमेंट जब करनी होती है तो वो पार्ट जो है वो थोड़े टफ होते हैं अमेंडमेंट करना, उसमें रिक्वायर्ड होती है, कुछ अलग से रिक्वायरमेंट होती है ना। तो अभी हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, वो होता है रिजिड। ठीक है, तो भाई देखिए सिंपल एक होता है, 3 तरीके की मेजॉरिटी से आपके जो भी लॉज हैं वो बनते हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि लॉज बनने का प्रोसेस क्या होता है। पहले तो भाई बिल बनाया जाता है ना, बिल बनाया जाता है, फिर बिल को पर्टिकुलरली सारे हाउस से पास कराया जाता है, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, बिल राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, लोकसभा से पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा में पास होना चाहिए, उसके बाद बिल प्रेसिडेंट के एसेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहिबा उस पर एसेंट दे देंगी, उसके बाद वो बिल जो है वो लॉ बन जाएगा। क्लियर है। पर जब भी ये बिल पास कराना होता है हमको हाउस से, जैसे लोकसभा से हमको बिल पास कराना है, तो हम 3 तरीके से पास करवा सकते हैं, है ना। 3 टाइप्स, यहां लिख देता हूं मैं, 3 टाइप्स।
ठीक है, 3 टाइप्स, सॉरी। पहला तो हमारा सिंपल मेजोरिटी हो गया। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, बहुत क्लियर है भाई, जितने लोग भी हाउस में प्रेजेंट हैं, है ना, और जितने लोग वोट कर रहे हैं उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों को अगर फेवर में वोट किया है आपने, तो आपका जो लॉ है वो पास हो जाएगा, बिल। क्लियर है, मतलब कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% प्लस मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 50% मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे और वोटिंग करेंगे अगर, तो सिंपल मेजोरिटी से कोई भी बिल पास हो जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगता है, तो एडिशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन बाउंड्रीज में सिंपल मेजोरिटी से आप पास करवा सकते हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट का अलाउंसेस देना हो, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, जजेस के अलाउंसेस देना हो, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब छोटे मोटे चेंजेस हैं, उसमें आप सिंपल मेजोरिटी से पास करा सकते हैं। एबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स स्टेट में अगर आपको करना है, एबॉलिश करना है, या फिर किसी तरीके का कोई प्रिविलेज सैलरी से रिलेटेड कुछ करना है अमेंडमेंट, या फिर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करना है, मतलब सिंपल मेजोरिटी में वो होंगे जो छोटे माइनर अमेंडमेंट्स है, बहुत ज्यादा बड़े अमेंडमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, तो स्पेशल मेजोरिटी में सिंपल मेजोरिटी वाली चीज तो होगी ही, है ना, तो इसमें क्या है कि 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, है ना, 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। स्पेशल मेजोरिटी आपकी क्या कहती है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेशल मेजोरिटी आपकी कहती है, एक मिनट, हाँ, स्पेशल मेजोरिटी आपकी क्या कहती है, 50%, 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ठीक है, अगर 245 मेंबर हैं या फिर 545 मेंबर हैं, तो उसके 50% मेंबर जो हाउस के होंगे, ठीक है, 50% मेंबर्स प्लस, प्लस उसके बाद क्या होगा, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो सिंपल स्पेशल मेजोरिटी किस तरीके से हुई, 50% मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है, जो उस हाउस में उस हाउस के टोटल जो मेंबर्स हैं उनके 50%, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस के 50%, प्लस 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 जो मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से किस तरीके के लॉ पास किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग अगर कोई अमेंडमेंट है तो आप स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स है, आपको कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स को बढ़ाना है यूनियन और जुडिशरी में, तब आपको स्पेशल पावर से लगेगी। लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन करना है, अगर आपको डेलीगेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है लेजिस्लेटिव पावर का स्टेट और यूनियन में, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आपको स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, अगर आपको बढ़ाना है, किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है पार्लियामेंट में, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। ठीक है, एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में आपकी लिस्ट दी हुई है, कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। ठीक है, इस पे सोनली यूनियन बनाएगा, इस पे सोनली स्टेट, और इस पे बोथ। ठीक है, इस पे सिर्फ यूनियन, इस पे सिर्फ स्टेट लिस्ट है अगर तो सिर्फ स्टेट लॉज बनाएगा, यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लॉज बनाएगा, सब कंकरेंट लिस्ट है तो बोथ लॉज बनाएंगे। ठीक है, और या फिर आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करना है, जो कि अमेंडमेंट की पावर देता है, अगर उस आर्टिकल में भी आपको अमेंडमेंट करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी लगती है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी हो गई। सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया ये स्पेशल मेजोरिटी बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी है। ठीक है, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई, ये स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी है। इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है कि ऐसे कोई मैटर्स जहां पे भी स्टेट के मैटर्स भी कंसर्न है, ठीक है, ऐसा कोई लॉ जहां पे स्टेट को भी पावर है लॉ बनाने की, मतलब कि ऐसे कोई मैटर्स जो सब्जेक्ट एंट्री लिस्ट 2 में भी है ना, लिस्ट 2 में भी है, और उन पे अगर लॉज बना रहा है पार्लियामेंट, है ना, यूनियन अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट पे लॉज बना रहा है जिसपे कि लॉज बनाने के लिए पावर स्टेट को भी दी गई है, तो उन केस में हमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा हाफ ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजोरिटी हमने देखा कि भाई टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस, 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। सेकंड, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को पास भी करने होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जीएसटी से रिलेटेड कोई डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लेजिस्लेटिव पावर का यूनियन और स्टेट डिवीजन, या फिर रिप्रेजेंटेशन स्टेट का बढ़ाना, तो इन सब में स्टेट का रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि भाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर है, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो अब हम बात कर लेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसकी नीड क्यों पड़ी, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स हुआ 26 ऑफ जनवरी 1950,
उस टाइम से पहले बहुत सारे लोग बहुत लैंड एक्विजिशन करके बैठे थे, लैंड होल्डिंग्स करके बैठे थे, अपने अंडर बहुत ज़्यादा लैंड एक्यूमुलेट कर लिए थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स और बड़े लोगों के इन्फ्लुएंस से बहुत सारे लोग जमींदार बन बैठे थे, ठीक है। जो अपने पीजेंट्स हैं उनके भी लैंड कुछ लोगों ने हड़प लिए थे। तो मुद्दा ये है कि लोग जमींदार बन बैठे थे, बहुत सारे लैंड एक्विजिशन लोगों ने कर लिया था। तो हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज है, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो इक्वल होना चाहिए, है ना। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इसी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए अमेंडमेंट्स और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जरूरत पड़ी, है ना। 1951 में आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में, 1 सेकेंड, ये हम टाइमलाइन देखेंगे भाई कैसे कैसे कोर्ट का केस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि भाई 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ठीक है। अब देखिए जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इनफोर्स हुआ, उसी के बाद तुरंत 1951 में, एक साल बाद ही पहला अमेंडमेंट आ गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 लाने की जरूरत क्या पड़ी? तो फर्स्ट अमेंडमेंट लाने की जरूरत यही पड़ी कि भाई उस टाइम पे लैंड होल्डिंग्स को खत्म करना था, ठीक है, लैंड होल्डिंग्स को खत्म करना था। जो भी लोग जमीन प्रॉपर्टी ये सब एक्यूमुलेट करके बैठे थे, उनसे प्रॉपर्टी को लेना था और वापस से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में करना था, है ना। क्योंकि भाई अमीरों के पास जमीन थी, गरीबों के पास जमीन थी नहीं, लोग अपने ही जमीन पे लेबरर बने हुए थे। तो इसलिए इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशलिज्म के जो कंसेप्ट है, इनको इन माइलस्टोन को अचीव करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनैक्ट किया गया, ठीक है। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया आर्टिकल 31A, ठीक है, आर्टिकल 31B और 9th SCHEDULE 9th शेड्यूल। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था? ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, ठीक है, ओरिजिनली 8 शेड्यूल है, पर आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट 9th शेड्यूल ऐड किया गया। अब आर्टिकल 31A क्या कहता है? आर्टिकल 31A यही कहता है कि कोई भी लॉज, ठीक है, जो कि अगर बनाए अमेंडमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से बाहर रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 13 हाँ, आर्टिकल 31A ये कहता है कि कोई भी ऐसे लॉज जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बनाए जाते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट करके, और अगर वो फंडामेंटल राइट से वॉयलेटिव होते हैं, स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है और लैंड एक्विजिशन की बात हो रही है, तो यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है। भाई आप किसी का लैंड अगर एक्वायर कर रहे हैं, किसी की लैंड आप जमीन छीन रहे हैं, तो मतलब राइट टू प्रॉपर्टी उसका वॉयलेट कर रहे हैं। और उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 19(1)(f), अंडर आर्टिकल 19(1)(f), राइट टू प्रॉपर्टी, और आर्टिकल 31, ये दोनों जो आर्टिकल है ये राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था। इसी आर्टिकल 31 में अमेंडमेंट हो गया, ए ऐड किया गया। ए ये कहता है कि कोई भी ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स से वॉयलेट करते हैं और लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाए जाते हैं, फंडामेंटल राइट से वॉयलेट करते हैं मतलब स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी से वॉयलेट करते हैं, और लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाए जाते हैं, तो उनका स्ट्रक डाउन नहीं होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 31 समझ में आया। 31B ये कहता है कि कोई भी ऐसे लॉज जिनको हम 9th शेड्यूल में रखे हैं, वो इम्यूनिटी रहेगी उसकी, वो वैलिड रहेगा, इन्फोर्सिबल रहेगा एंड आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू रहेगा। ये बात आर्टिकल 13B कहता है, ठीक है, आर्टिकल 13B। और 9th शेड्यूल जो है ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। तो बेसिकली ये तीनों लॉज जो है ये लॉज लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, आर्टिकल 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल। अब ये चीजें ऐड कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी के बाद से पहला केस हो जाता है ये शंकरी प्रसाद का, ठीक है। अब शंकरी प्रसाद जो है ये एक जमींदार थे। अब ये एक्ट आया, इसकी वजह से इनके ये लॉज आए, इनकी वजह से इसकी कुछ जमीन जो है वो छीनी जा रही थी। 1951 का केस है, पहला अमेंडमेंट 1951, दूसरा अमेंडमेंट भी 1951 में आया, 1951 का केस है। अब यहाँ पे शंकरी प्रसाद जी जो है वो उनसे जमीन इनकी छीनी जा रही थी। इन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरप्रेट क्या किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई यहाँ पे जो भी लॉज बनाए गए हैं या जो भी अमेंडमेंट किए हैं, दैट इज नॉट वॉयलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है, वो आप उसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। बिकॉज क्यों स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते हैं? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ठीक है, इसके में जो लॉ वर्ड है, लॉ वर्ड जो इसमें है, क्या इस लॉ वर्ड में अमेंडमेंट भी इंक्लूड है ना? क्योंकि भाई लॉज अमेंडमेंट है कि नहीं है ये हमको देखना पड़ेगा।
तभी तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि वो लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है कि नहीं। अगर हम उस अमेंडमेंट को लॉ पकड़ेंगे तो ही फिर वो लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई कभी भी पार्लियामेंट अगर कोई ऑर्डिनरी लॉज बना रहा है अपने लॉ मेकिंग एक्सरसाइज में, ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉ मेकिंग पावर, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज अ लॉ। ठीक है, जब भी लॉ अपनी ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोई भी लॉ बनाता है उसी को हम सिर्फ लॉ बोलेंगे। पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर उसको मिली हुई है अंडर आर्टिकल 368। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को यूज करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉ। ठीक है, सो अमेंडमेंट लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट। ठीक है, ये बोला गया आपका शंकरी प्रसाद के केस में। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है देन और तब वो फंडामेंटल राइट्स के वॉलेटिव में नहीं होना चाहिए। बट जब पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करता है दैट मींस ही इज नॉट मेकिंग द लॉ। यहाँ पे शंकरी प्रसाद का यही कंटेंशन था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का यही कंटेंशन था कि व्हेन पार्लियामेंट मेक्स द लॉ इन देयर एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है, देन इट विल नॉट मेकिंग द लॉ, इट विल ऑल्टरिंग द लॉ। ठीक है, जब भी अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट मींस नॉट मेकिंग लॉज बट ऑल्टरिंग इट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का यूज करके लॉ को बनाया नहीं जाता है, लॉ को ऑल्टर किया जाता है। ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब आता है 17th अमेंडमेंट ऑफ 1964। इसमें क्या हुआ कि स्टेट ऑफ केरला और मद्रास, स्टेट ऑफ केरला एंड मद्रास ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स को ऐड किया, कुछ लैंड रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया, है ना, अमेंडमेंट के थ्रू। 17th अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे आर्टिकल 13, हाँ, 17th अमेंडमेंट में आर्टिकल 31A, 1 सेकेंड, हाँ, आर्टिकल 31A एंड 9th शेड्यूल में चेंजेस किए गए। ठीक है, मद्रास एंड केरला स्टेट से रिलेटेड कुछ लैंड रिफॉर्म्स थे, लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम मद्रास एंड केरला स्टेट। ठीक है, तो केरला और मद्रास स्टेट से कुछ लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, उसी को यहाँ पे एंटर करना था 9th शेड्यूल में। अकॉर्डिंगली 31A में भी अमेंडमेंट करना पड़ा, तो 17th अमेंडमेंट 1964 आया। अब ये अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। ठीक है, डिसीजन जो है वो 3-2 की रेशियो से आया था, 5 जजेस की बेंच थी, 5 जजेस की बेंच थी, डिसीजन 3-2 से आया था। मतलब कि 3 लोगों ने बोला कि भाई सही है, 2 लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सज्जन सिंह के केस में यही बोला गया जो शंकरी प्रसाद के केस में बोला गया था। शंकरी प्रसाद के केस में क्या बताया गया कि लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट, और ऐसे कोई भी लॉज जो पार्लियामेंट अगर बना रहे हैं अमेंडमेंट के थ्रू तो उसको वो फंडामेंटल राइट से वॉलेटिव हो सकता है, उसको हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। ठीक है, सज्जन सिंह में भी यही चीज रिटेरिएट किया गया वापस से 1964 के केस में। ठीक है, करेक्ट। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का जजमेंट सिमिलर था, सिमिलर जजमेंट। ठीक है, अब आता है गोलकनाथ का केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं भैया जो हमने डिसीजन दिया वो माइट भी हो सकता है। ठीक है, वो गलत हो सकता है। अब यहाँ पे गोलकनाथ के केस में क्या कहा गया, तो पहली चीज जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में बोला गया उस पूरी बातों को गोलकनाथ में ओवर रूल कर दिया गया। ठीक है, ओवर रूल शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह। ठीक है, क्या ओवर रूल करके बोला गया, ये बताया गया कि अगर कोई अमेंडमेंट, ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि पार्लियामेंट के थ्रू होता है बाय द एक्सरसाइजिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, अगर वो अमेंडमेंट हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेटिव करता है, अगर किसी भी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो वो अमेंडमेंट को हम स्ट्रक डाउन कर सकते हैं बिकॉज द कोर्ट हैज द पावर टू जुडिशियली रिव्यू दैट। करेक्ट, क्लियर हुआ है ना। दूसरा हमें ये बोला गया कि भाई आर्टिकल 368 का जो हेडलाइन है वो क्या कहता है, दैट सेज द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल अमेंडमेंट से पहले 24th अमेंडमेंट से पहले 24th अमेंडमेंट में हम आगे पढ़ेंगे कि जो हेडलाइन है आर्टिकल 368 का उसको चेंज किया गया। ठीक है, तो 24th अमेंडमेंट से पहले हेडलाइन क्या थी, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में यही बताया कि आर्टिकल 368 merely gives the procedure to amend the constitution and it does not give the power to the parliament to amend the constitution।
ठीक है, अब ये बात आती है कि भाई पावर कहां से आता है। सो गोलकनाथ इन गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट डिराइव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एंट्री 97 read with list sorry entry 97 entry 97 list 1 read with article 245। ठीक है, तो 245 आर्टिकल, एक मिनट, हाँ, आर्टिकल 245 करेक्ट है। लिस्ट वन का मतलब यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू का मतलब स्टेट लिस्ट, लिस्ट थ्री का मतलब कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये बताया गया कि जो आर्टिकल 368 है वो सिर्फ आपको प्रोसीजर डिराइव करता है, ना कि पावर। तो कोई भी ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट होंगे उसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है और उसको स्ट्रक डाउन भी कर सकता है। ठीक है, दैट लॉज को वो स्ट्रक डाउन करके वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। ये क्लियर हो गया। आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल 24th, 25th, 26th, 29th अमेंडमेंट। ये सब लगभग लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, सब लैंड रिफॉर्म से लगभग लगभग है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट देख लेते हैं। 24th अमेंडमेंट और है आपका 25th अमेंडमेंट। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। बाकी 28, 29, 26 ये सब लैंड रिफॉर्म से ही है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ये सब डिस्कस करेंगे जब हम अमेंडमेंट की एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट। अब गोलकनाथ के केस से कुछ डिफिकल्टी पैदा हो रही थी लेजिस्लेचर के लिए, क्योंकि भाई ये बताया गया कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो कि फंडामेंटल राइट से वॉयलेटिव होगा उसको आप स्ट्रक डाउन कर लेंगे और उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी गोलकनाथ के बाद। तो गोलकनाथ के प्रॉब्लम को ओवर रूल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए 24th अमेंडमेंट पास किया गया। ठीक है, इन ईयर 1971 आई थिंक। ठीक है, इन ईयर 1971। अब 24th अमेंडमेंट में क्या चेंजेस किए गए, तो यहाँ पे पहला जो चेंज किया गया वो किया गया, क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया। क्लॉज 4 ऐड किया गया कहाँ पे, अंडर आर्टिकल 13। अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड किया गया। उसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है बाय द वे ऑफ आर्टिकल 368 तो आर्टिकल 13 के जो भी प्रोविजंस हैं, क्या प्रोविजन है कि भाई फंडामेंटल राइट से वॉयलेटिव होगा तो स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के अधीन आएगा। ठीक है, तो क्लॉज 4 मेंशन किया गया आर्टिकल 13 में। उससे ये बोला गया कि जो भी आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट हो रहे हैं उस पर आर्टिकल 13 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, कोर्ट ने डायरेक्टली पार्लियामेंट डायरेक्टली ये अमेंडमेंट कर दिया। इसके बाद आप चालाकी देखिए, कितनी चालाकी से अमेंडमेंट हुआ। दूसरा, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट कर दिया। आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड कर दिया। ठीक है, क्लॉज 3 ऐड कर दिया। क्लॉज 3 ऐड करके ये बोल दिया कि भाई कोई भी अमेंडमेंट अगर आर्टिकल 68 में हो रहा है तो उस पर आर्टिकल 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, दोनों में सेम बात ही बोली गई है। आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड करके बोल दिया कि 368 से जो भी अमेंडमेंट हो रहा है उस पर आर्टिकल 13 एप्लीकेबल नहीं होगा, और आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड कर दिया, उसमें बोल दिया कि कोई भी अमेंडमेंट अगर आर्टिकल 368 के अंदर बाय वे ऑफ दिस लॉ हो रहा है तो उस पर आर्टिकल 13 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, थर्डली क्या चेंज किया 24th अमेंडमेंट से। थर्डली हमने देखा कि लाइन जो हेडलाइन आर्टिकल 368 की, आर्टिकल 368 की हेडलाइन क्या है, प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पर प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर इसको हेडलाइन चेंज करके क्या कर दिया गया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर देयर ऑफ, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। ठीक है, क्योंकि बोला गया था गोलकनाथ में कि भाई सिर्फ पावर डिराइव नहीं करता है, सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है। तो यहाँ पे लेजिस्लेशन ने उसका पूरा हेडिंग ही चेंज कर दिया, उसको बोला पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। अब पावर भी आ गई है ना, ये एक चेंजेस हो गए। उसके बाद एक और चेंज हुआ जो कि आर्टिकल, मेनली सब आर्टिकल 368 में ही है। आर्टिकल 368 के 1 के वर्डिंग्स को चेंज कर दिया। वर्डिंग्स को चेंज करके भाई उसने बता दिया कि पार्लियामेंट में एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर may amount to vary or repeal any part of the constitution in accordance with the provision। ठीक है, मतलब कि ये बता दिया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है या वैरी कर सकती है या रिपील कर सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये आर्टिकल 368 क्लॉज 1 में अमेंडमेंट हुआ। क्लियर हुआ 24th अमेंडमेंट से क्या क्या हुआ। आर्टिकल 368 में क्लॉज 1 में अमेंडमेंट हुआ, क्लॉज 4 ऐड किया गया, क्लॉज 3 ऐड किया गया। आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया, मार्जिनल नोट चेंज किया गया ऑफ आर्टिकल 368। 25th अमेंडमेंट भी 1971 का ही है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 31 क्लॉज
सी ऐड किया गया, आर्टिकल 31C ऐड किया गया, ठीक है, एडेड आर्टिकल 31C। अब हमने देखा कि भाई फर्स्ट अमेंडमेंट से आर्टिकल 31A, 31B, 25th अमेंडमेंट से आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C ये कहता है कि भाई अगर लॉज कोई भी, अगर लेजिस्लेशन कोई भी ऐसे लॉज बनाता है जो कि डीपीएसपी के प्रोविजंस को इन्फोर्स करता है, और इस लॉज बनाने, डीपीएसपी के प्रोविजन को इन्फोर्स कराने के लिए अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखेंगे। दैट प्रोविजन वुड नॉट बी लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, ठीक है, उसको आप स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते हैं। सो आर्टिकल 31C आपका क्लियरली स्टेट बैन करता है या फिर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बताता है, ठीक है। अब इसी के बाद जो हमारा लेजेंड केस आता है जिसके बारे में सबने बच्चा बच्चा सुन रखा होगा, अगर नहीं सुन रखा है तो फिर लॉ करने का कोई मतलब नहीं है, एलएलएम का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब आता है इसी के बाद 1973 का द मोस्ट फेमस केशवानंदा भारती केस। कुछ फैक्ट्स जान लीजिए केशवानंदा भारती केस के। जजमेंट किस दिन आया? 24 अप्रैल को जजमेंट आया था, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 जजेस की बेंच थी, 13 जजेस की बेंच हो गई, ठीक है। रेशियो क्या था? 7:6 का रेशियो था, ठीक है। मेजॉरिटी जजमेंट किसने डिलीवर किया था? तो चीफ जस्टिस सिकरी ने मेजॉरिटी जजमेंट डिलीवर किया गया था। मतलब कि 7 लोगों ने, 7 जजेस ने बोला कि हाँ भाई सही है, और 6 लोगों ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया भाई, 24 अप्रैल, 13 जजेस की बेंच, 7:6 रेशियो, और चीफ जस्टिस सिकरी ने इसको किया था। अब हम देख लेते हैं कि भाई केशवानंदा भारती में हुआ क्या था। तो केशवानंदा भारती में 24th एंड 25th अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड। 24th और 25th अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे 24th अमेंडमेंट मतलब कि ये सारी चीज़ों को चैलेंज किया गया। यहाँ पे क्लॉज 4 हटाओ, ये हटाइए, ये हटाइए, ये सब गलत है, ठीक है, ऐसा बताया गया केशवानंदा भारती में चैलेंज करके। यहाँ पे भी ये केशवानंदा भारती जी जो है ये एक पीठ के अध्यक्ष थे जिनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग में ले ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे 1971 में ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई जो 24th अमेंडमेंट की वैलिडिटी है वो तो सही है, 24th अमेंडमेंट जो हुआ है वो सही हुआ है। 24th अमेंडमेंट का और कोई पर्पस नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई 24th अमेंडमेंट का इतना ही पर्पस था कि जो आर्टिकल 368 है, ठीक है, वही आपको पावर और प्रोसीजर दोनों डिराइव करता है। पर ये बात तो गोलकनाथ में बोली गई थी कि नहीं करता है। तो केशवानंदा भारती में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट को ओवर रूल किया गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया गया, और 25th अमेंडमेंट जिससे 31C डाला गया था, 31C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया इन केशवानंदा भारती केस, केबी केस, ठीक है, केशवानंदा भारती केस। क्लियर है? 24th अमेंडमेंट के वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया। 25th अमेंडमेंट से बहुत सारी चीजें हुई थी, पर 31C भी ऐड हुआ था जिसको कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट किया। बताया कि भाई जो आर्टिकल 368 है यही पार्लियामेंट को पावर और प्रोसीजर दोनों प्रोवाइड करता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा इसमें मेजर डिसीजन क्या हुआ कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को, कोई भी प्रोविजन को अमेंड या ऑल्टर कर सकती है, बट इट कैन नॉट एब्रोगेट इट। क्लियर? अमेंड कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, पर जो भी अमेंडमेंट या ऑल्टरेशन आप कर रहे हो वो फंडामेंटल राइट से वॉयलेशन में नहीं होना चाहिए। मतलब कि बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये कोर्ट ने नहीं बताया है ना। बेसिक स्ट्रक्चर जनरली केस टू केसेस डिपेंड है, केस टू केसेस डेवलप हुआ, ठीक है। जैसे कि भाई केशवानंदा भारती में बताया गया कि सोवरेनिटी, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, ये सब क्या है? ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो मूलभूत ढांचा है, ठीक है, जो एक फ्रेमर्स का इंटेंशन है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका क्या इंटेंशन था, तो यू हैव टू रेफर प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल इज आल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर। प्रीएम्बल में जो भी चीजें लिखी हुई है, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक, दिस इज ऑल बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिक स्ट्रक्चर जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, ऐसे आप कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। बाकी आप अमेंडमेंट कहीं भी करिए, कुछ भी करिए, फंडामेंटल राइट अमेंड करिए, कहीं करिए, ठीक है, पर आप ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं जहां पे आपका बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट हो रहा हो। क्लियर है केशवानंदा भारती का केस? अब इसके बाद होता है राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1975। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या हुआ कि राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी की प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो चुनाव लड़ी थी और जीत भी गई थी, है ना, उस इलेक्शन को इन्होंने, उस लोकसभा के इलेक्शन को उन्होंने, राजनारायण जी ने, ये राजनारायण जो है वो इंदिरा गांधी के अपोनेंट थे, पर ये हार गए थे, इंदिरा गांधी जीत गई थी। पर राजनारायण ने हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में एक केस इंस्टीट्यूट किया जिसमें बताया गया कि जो ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ है, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, इसमें मैल प्रैक्टिसेस की गई हैं एंड इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से ये इलेक्शन जीता है, ठीक है। कुछ दिन बाद इसका डिसीजन भी आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके जो भी ये इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और वापस से फ्रेश इलेक्शन करवाने के ऑर्डर्स दे दिए। अब उनको मे बी ये था कि भाई
वो केस हार रही थी इंदिरा गांधी जी, मे बी ये रीजन रहा होगा। तो उन्होंने इस केस के इमीडिएटली बाद 1975 में ही एक 39th अमेंडमेंट पास कर दिया। ठीक है, अब 39th अमेंडमेंट से क्या होता है, 39th अमेंडमेंट पास करने के बाद ऐड किया गया, 39th अमेंडमेंट से ऐड किया गया आर्टिकल क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 329A। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। हाँ, 39th अमेंडमेंट से ऐड किया गया हम्म 39th अमेंडमेंट से एडेड क्लॉज 4 इन आर्टिकल 329A। ठीक है, आर्टिकल 329A क्लॉज 4 ऐड किया गया, जो कि ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स सुनने के। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स होता है रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ या फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, इससे क्या हुआ दैट सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू हियर डिस्प्यूट्स related to electoral and election of president, vice president, prime minister and स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इनके इलेक्शंस अगर जब भी होंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू का और या फिर किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करने का, ऐसे डिसीजन, ऐसे मैटर्स को एक्सरसाइज करने का सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। ये पावर छीन लिया गया बाय वे ऑफ 39th अमेंडमेंट एडिंग क्लॉज 4 इनटू आर्टिकल 329A। क्लियर है? देखिए यहाँ पे ऑर्डर पहले ये आएगा, नारायण का केस हो गया, ठीक है, उसके बाद 39th अमेंडमेंट आया, उसके बाद फिर अब आएगा 46th अमेंडमेंट। ठीक है, 46th अमेंडमेंट क्लियर है, ये यहाँ पे समझ में आया। अब आया 42nd अमेंडमेंट, सॉरी 42nd अमेंडमेंट। अब 42nd अमेंडमेंट की तो क्या ही बात करनी, 42nd अमेंडमेंट अपने आप में सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे चेंजेस हुए, पर अमेंडमेंट से रिलेटेड जो हमको यहाँ पे रेलेवेंट पढ़ना है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। बाकी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की अलग से हम क्लास ले लेंगे जिसमें कि मैं सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट में बेसिकली क्या हुआ, जो ये केशवानंद भारती के जजमेंट से प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, कि आप किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं बट फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 42nd अमेंडमेंट लाया गया। और इस 42nd अमेंडमेंट से क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 वर एडेड इन आर्टिकल 368। क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 जो है वो ऐड कर दिया गया। क्लॉज 5 क्लॉज 4 का क्या कहता है कि क्वेश्चन नहीं आप किया जा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, और कोई भी ऐसे लॉज पार्लियामेंट के ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। वापस मतलब केशवानंद भारती में जो चीज़ बोली गई उसी को वापस से उल्टा करने के लिए 42nd अमेंडमेंट लाया गया। तो क्लॉज 4 में बोला गया, ये जो क्लॉज 4 है इसमें आपको बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। और दूसरा कि भाई अमेंडमेंट को आप कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, है ना। क्लॉज 4 में बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अमेंड कर सकता है और उसको आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। और क्लॉज 5 में आपको बोला गया कि भाई देयर इज नो लिमिटेशन, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ 42nd अमेंडमेंट। और आर्टिकल 31C को भी दोबारा अमेंड किया गया। 25th अमेंडमेंट से आर्टिकल 31C ऐड किया गया था, उसके बाद वापस से 42nd अमेंडमेंट में 31C वाज अमेंडेड अगेन। क्लियर है, 42nd अमेंडमेंट में 31C को वापस अमेंड किया गया, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 368 में ऐड कर दिया गया। और भी चीजें हुई थी, इसके बाद हम देखेंगे। अब यहाँ के बाद हम देखें तो भाई इसके बाद 1980 का केस होता है। 1980 का केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है। 5 जजेस की बेंच थी, 5 जजेस की बेंच थी। 1980 का केस है, 5 जजेस की बेंच थी और 4:1 से जजमेंट आया था। ठीक है, 4:1 से 5 जजेस की बेंच थी और 4:1 से जजमेंट था। इस केस में क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ 368 ऐड किससे किया गया था, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, उसको उड़ा दिया। ठीक है, मिनर्वा मिल्स के केस में क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 368 हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। ऑल्सो
also it was clearly stated that the parliament has limited powers. Next, limited powers. It was stated that parliament has limited powers to amend the constitution, and also one of the most important thing, that limited power of parliament to amend is also basic स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो लिमिट करती है पावर को, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोर्ट मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रिटेरिएट कर दिया। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? मिनर्वा मिल्स तक अभी तक क्लियर हो गया? ओके, अब इसके बाद आता है वमन राव का केस। वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सब सीरीज में चला आ रहा है। वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में बोला गया कि भाई क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसे लॉज, ठीक है, जो हमने केशवानंदा भारती का जजमेंट आया, तो क्या ऐसे लॉज जो कि उससे पहले से इनएक्टेड हैं और वॉयलेटिव हैं अगर, ठीक है, तो क्या उनका भी आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं? ठीक है ना। वमन राव में यही बोला गया 42nd अमेंडमेंट के बाद 31C को रिस्टोर कर दिया गया वापस से जैसा था। एक मिनट, हाँ, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ? क्लॉज 4 और क्लॉज 5 368 में ऐड किया गया। उसके बाद क्या किया गया? कोर्ट ने बोले कि एक मिनट, हाँ, 42nd अमेंडमेंट में यही हुआ, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 368 में ऐड कर दिया गया। उसी क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को मिनर्वा मिल्स में उड़ा दिया गया। प्लस जो 25th अमेंडमेंट से 31C ऐड हुआ था, 31C में ये क्या बोला गया था कि कोई भी प्रोविजन जो कि डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को इनैक्ट करने में और फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करवाते हैं, कर सकते हैं। मतलब कि डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को इनैक्टमेंट के लिए अगर कोई ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, तो वो लॉज वैलिड होंगे और इन्फोर्सिएबल होंगे। ठीक है, यही आर्टिकल 31C में कहा गया। वापस से 42nd मिनर्वा मिल्स के केस में उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया, मतलब पहले जैसा कर लिया गया। वमन राव में क्या कहा गया कि भाई ये जो एप्लीकेशन होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, या जो रिस्टोरेशन प्रोसेस हुआ है, ये उसी के बाद के केसेस के लिए होगा जो भी केसेस अब 24 अप्रैल 1973 के बाद से होंगे। इसलिए मैंने कहा था, रेट याद कर लीजिए, केशवानंदा भारती का जजमेंट कब आया? 24 अप्रैल 1973। और वमन राव के केस में भी ने बोल दिया कि भाई जो लॉ का एप्लीकेशन होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा, इट वुड बी प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब कि इससे पहले जो हो गया सो हो गया, इससे पहले जिन लोगों की जमीन चली गई, इससे पहले, इस डेट से पहले जो गवर्नमेंट ने लॉज और अमेंडमेंट से जो भी एक्ट कर लिया या जिसके भी केसेस डिसाइड हो गए या पेंडिंग है, उनके उस बिकॉज जो जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करेगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करेगा फ्रॉम द डेट 24 अप्रैल 1973। करेक्ट है, राइट। इसी के बाद अब जो आता है ये एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एल चंद्रा कुमार, आईआर कोहिलो। ठीक है, तो इसी के बाद ये सारे केसेस अलग अलग केसेस में अलग अलग एक्ट्स में अमेंडमेंट हुए, अलग अलग लॉज में आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुए, तो कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, है ना। तो आपका जो ऑर्डर है वो 1980 वमन राव तक ऑर्डर है, उसके बाद फिर 1987, 1997 और फाइनली आया कोहिलो का केस। हम अब देख लेते हैं भाई हमारे पीपीटी के अकॉर्डिंग। तो हमने देख लिया फर्स्ट अमेंडमेंट आपको जो क्या देता है, आर्टिकल 31A, B और 9th शेड्यूल ऐड करता है। ठीक है, शंकरी प्रसाद का केस हो गया, फर्स्ट अमेंडमेंट चैलेंज कर दिया गया। 13 क्या भाई, जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं कहलाएगा, बिकॉज अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है वो पार्लियामेंट डिराइव करती है, मतलब कि उससे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर कर रही है। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट को वैलिड बोला गया। उसके बाद आता है 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट में वही मद्रास और केरला के कुछ लॉज, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज थे, उसको इंक्लूड करना था। ये अमेंडमेंट को चैलेंज हो जाता है सज्जन सिंह के केस में। ठीक है, सज्जन सिंह के केस में बात को कंफर्म किया है। केस गोलकनाथ के केस में बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 से पावर नहीं ड्राइव करता है, आर्टिकल 368 सिर्फ प्रोसीजर बताता है। ठीक है, आर्टिकल वो पावर कहां से ड्राइव करता है, तो आर्टिकल 245 रेड विथ एंट्री 97 लिस्ट 1। शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ के केस में शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों को ओवर रूल कर दिया गया और बताया गया कि भाई अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है और वो फंडामेंटल राइट के वॉलेटिव होता है तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू जुडिशियली रिव्यू इट। ठीक है, फिर आता है 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, इससे 31C ऐड हुआ, 26th एडिशन ऑफ प्रीवी, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल, प्रीवी पर्सेस, प्रीवी पर्सेस। तो प्रीवी पर्सेस मतलब कि जब भी लैंड जब हम लेते थे किसी के भी पास से या जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है या जो जमींदार है, तो प्रीवी पर्सेस मतलब उनको हम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन देते थे। तो बाई वे ऑफ 26th अमेंडमेंट हम वो कॉम्पनसेशन देना भी कैंसिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद 29th अमेंडमेंट, लैंड रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट को शेड्यूल 9 के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, फिर केशवानंदा भारती का केस हमने डिस्कस कर लिया, राजनारायण का हमने केस डिस्कस किया, फिर हमने केस डिस्कस किया 39th अमेंडमेंट के लिए, फिर 29A ऐड किया गया क्लॉज 4 में।
फिर इंदिरा गांधी राजनारायण का केस आया, फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से 368 4 और 5 ऐड किया गया, मैंने बताया, और आर्टिकल 31C को दोबारा से अमेंड किया गया। मिनर्वा मिल्स में 368 4 और 368 5 को उड़ा दिया गया, आर्टिकल 31C को वापस से रीस्टोर कर दिया गया, बेसिक डॉक्ट्रिन कर दिया गया, और बताया गया कि भाई जो लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट की अमेंड करने की, दैट इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। वमन राव में भी ये बोला गया, वमन राव इंपॉर्टेंट केस है, बोला गया कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद जो केस होंगे उन पे जो रिसेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसका एप्लीकेबल वो उस पर रहेगा, ना कि उससे पहले से, बिकॉज लॉ का जो है वो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्लियर है? लॉ का प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। एसपी संपत कुमार में क्या हुआ, 323A वैलिडिटी 323A की चेंज हुई, चैलेंज हुई, ठीक है, जिसमें कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के एस्टेब्लिशमेंट को 323A बताता है। इसमें क्या किया गया कि भाई जो हाई कोर्ट के पास से पावर है अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, जिसमें आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए, उस पावर को छीन लिया गया। बोला गया कि भाई आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जो फाइनली पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है ही है ना, अंडर आर्टिकल 143, अंडर आर्टिकल 137, तो भाई आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो आ ही सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अमेंड, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। पर एल चंद्रा कुमार में पार्लियामेंट ने कुछ कर दिया, यहाँ पे पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट में अमेंडमेंट करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पावर को वॉयलेट कर दिया, दोनों के पावर को छीन लिया कि भाई आप इन केसेस में हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भाई, यहाँ पे 2D जो क्लॉज था 323A और क्लॉज 3D ऑफ आर्टिकल 323B which excluded the jurisdiction of high court and supreme court also, which damages the power of judicial review. Judicial review is a basic structure doctrine. तो एल चंद्रा कुमार में यहाँ पे इस अमेंडमेंट के थ्रू जो क्लॉज को ऐड किया गया था 2D एंड 3D ऑफ आर्टिकल 323B, तो इसको उड़ा दिया गया, स्ट्रक डाउन किया गया, ठीक है। आर कोहिलो के में भी वमन राव की जजमेंट को ही वापस से रिटेरिएट किया गया। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ, ज्यूरिस्प्रूडेंस स्ट्रक्चर हुआ, है ना। ये डिटेल्ड पीपीटी आपको मिल जाएगी, टाइमलाइन याद कर लीजिए और एसोसिएटेड केस लॉ जो है वो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो रीड इट केयरफुली। थैंक यू सो मच।